डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में मैं पूजा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे पेपर 3 भारतीय वहीवट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ब्लॉक 2 यूनिट 7 जिसका टाइटल है केंद्रीय सचिवालय संगठन अधिकारियों का तीसरा भाग है। फ्रेंड्स, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने यह देखा था कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट क्या होती है, अर्थात केंद्रीय सचिवालय क्या होती है, उनके अर्थ क्या होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। तत्पश्चात हमने यह देखा था विभिन्न प्रकार के जो ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे जिनमें हमने सेक्रेटरी, डिप्यूटी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरीज़ के दायित्व को, उनके रोल को हमने समझा था। फ्रेंड्स, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम आज के हमारे लेक्चर का उद्देश्य है आपको यह समझाना कि कार्यकाल प्रणाली क्या होती है, अर्थात टेन्योर सिस्टम क्या होता है, उसके महत्व को मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा मैं आपको कार्यपालिका एजेंसियों, जिसे एग्जीक्यूटिव एजेंसीज कहते हैं, उनके अर्थ और उनके वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन को स्पष्ट करूंगी। तत्पश्चात मैं आपको यह भी बताऊंगी कि कार्यपालिका एजेंसियां जो होती हैं और सचिवालय के बीच क्या संबंध होते हैं, इनको समझाऊंगी। फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। टेन्योर सिस्टम, जैसे आप नाम से समझ पा रहे हैं, कार्यकाल प्रणाली। जब राज्य या फिर केंद्रीय सेवाओं से आए हुए अधिकारी को सचिवालय में अर्थात केंद्रीय सचिवालय में किसी वरिष्ठ पदों के लिए अर्थात सीनियर मोस्ट पोजीशंस के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाता है और फिर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद उन्हें अपने मूल राज्य में या फिर मूल सेवाओं में भेज दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस पद्धति को कार्यकाल प्रणाली कहा जाता है। इसे आप डेप्यूटेशन के नाम से भी जानते होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देखते हैं कि कई जगह पे ऐसे अधिकारी होते हैं जो राज्य में या फिर केंद्रीय सेवाओं में कार्यरत होते हैं। उन्हें डेप्यूटेशन के लिए 1 वर्ष, 2 वर्ष या एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उन्हें सेंट्रल सेक्रेटरी अर्थात केंद्रीय सचिवालय में भेजा जाता है। जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जिलाधिकारी हैं, उन्होंने अपने मूल राज्य में या फिर मूल ज़िले में सर्व करने के बाद कुछ 4 या 5 साल सर्व करने के बाद उन्हें 1 या 2 साल के लिए केंद्रीय सचिवालय में एज अ जॉइंट सेक्रेटरी बना करके भेजा जाता है या एडिशनल सेक्रेटरी बना करके भेजा जाता है। तो उस पद्धति को कार्यकाल प्रणाली या फिर टेन्योर सिस्टम कहा जाता है। फ्रेंड्स, यह पद्धति 1905 से लागू है हमारे भारत में, अर्थात आप यह कह सकते हैं कि अंग्रेजों के ज़माने से यह पद्धति हमारे प्रशासनिक सेवा में अभी भी कार्यरत है, अभी भी चालू है। इवन आप ये देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इस प्रणाली को चालू रखा। तो सचिवालय की भर्ती के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। फ्रेंड्स, तो इसके कंटिन्यू रहने का कुछ कारण है। चलिए उन कारणों को जानते हैं। वो कारण क्या है? सबसे पहला ये कारण होता है कि केंद्र व राज्य अधिकारियों का एक साझा पूल होता है। फ्रेंड्स, जब किसी राज्य या केंद्रीय सेवाओं से आए हुए अधिकारी एक साथ कार्य करते हैं तो ये हमारे फेडरल सिस्टम के एकीकृत प्रभाव को दर्शाता है। अर्थात चूंकि हमारा जो फेडरेशन है वह एक साथ काम करने की प्रक्रिया को दिखाता है, वननेस की पॉलिसी दिखाती है। फ्रेंड्स, तो जब राज्य से आए हुए या फिर केंद्रीय सेवाओं से आए हुए अधिकारी केंद्रीय सचिवालय में कार्य करते हैं तो ये इससे एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन में बहुत सहायता मिलती है। फ्रेंड्स, कि सचिवालय को मिलता है स्थानीय प्रशासन का अनुभव, अर्थात जो अधिकारी ग्राउंड लेवल पर काम करके आए हैं उन्हें केंद्रीय सचिवालय में कार्य करने का मौका मिलता है, जिससे आप ये देख सकते हैं कि दोनों संघ एवं राज्य में बहुत बेहतर कोऑर्डिनेशन होने का बेस्ट
प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अधिकारियों को जनता से जुड़ाव बनाए रखने का अवसर मिलता है। फ्रेंड्स, आप इससे ऐसे समझ सकते हैं कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अधिकारी हैं वे राज्य में जा सकते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं। उसी प्रकार जो स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी हैं वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जा सकते हैं। तो आप ये एक देख सकते हैं कि इससे क्या होता है, इससे जो राज्य अगर हैं तो राज्यों को वो अधिकारी मिलते हैं जिन्होंने जिन्होंने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में कार्य किया है। और जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में कार्य करते हैं इसका अर्थ होता है कि वो एक व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण वाले दृष्टि से कार्य करते हैं। अर्थात राज्यों को वे अधिकारी मिलते हैं जो एक व्यापक राष्ट्रीय प्रणाली और या दृष्टिकोण को रखकर ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। फ्रेंड्स, तो हम ये देखते हैं कि इसके अलावा सभी अधिकारियों को, अर्थात चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पे कार्य कर रहे हों या फिर स्टेट में कार्यरत हों, उन्हें भी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जाने का या फिर वहाँ पर कार्य करने का अवसर मिलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और कारण ये है कि सिविल सेवा की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है इस टेन्योर प्रणाली या कार्यकाल प्रणाली के द्वारा, जिसका सबसे मुख्य कारण होता है राजनीतिक प्रभाव से बचाना। जैसे अगर कोई आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कोई ऑफिसर हैं वो अगर किसी पॉलिटिशियन के क्लोज हैं तो वो कोशिश करेंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में रहूं। पर चूंकि जो ये टेन्योर सिस्टम है, इस सिस्टम के द्वारा उन्हें किसी न किसी स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में भेजा जा सकता है कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। तो इससे हम ये देखते हैं कि राजनीतिक प्रभाव से बचाया जा सकता है। ये कुछ कारण थे जिस कारण से कार्यकाल प्रणाली को 1905 में जो शुरू हुई उसे अभी भी जारी रखा गया है। फ्रेंड्स, इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ कार्यकाल प्रणाली की आलोचना भी की गई है। आलोचना यह कहकर के की गई है कि सचिवालय जो कार्य हैं वो अब विशेषीकृत हो चुके हैं। अर्थात जो सचिवालय के कार्य हैं वो स्पेसिफिक हो गए हैं। वो स्पेसिफिक होने का सबसे महत्वपूर्ण आप ये समझ सकते हैं, स्पेशलाइज्ड हो गए हैं, जिसके लिए सामान्य अनुभव पर्याप्त नहीं है। अर्थात फ्रेंड्स, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे जो पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर इश्यूज हैं उनके रिगार्डिंग जो स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। पर चूंकि जो जिला में या फिर राज्य में कार्यरत हैं वो एक जनरल या फिर सामान्य अनुभव वाले होते हैं, तो उन्हें उस स्पेसिफिक इश्यूज के लिए लाने की आवश्यकता नहीं है। यह एक आलोचना दी गई है कार्यकाल प्रणाली के लिए। इसके अलावा जिला अनुभव के कई मामलों में अप्रासंगिक हैं। अर्थात आप देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का मुख्य कार्य क्या होता है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का मुख्य कार्य होता है पॉलिसी मेकिंग। मैंने आपको पहले और दूसरे लेक्चर्स में बताया था, पॉलिसी मेकिंग यह मुख्य कार्य है। तो जो अधिकारी राज्य में या जिला पर कार्य करके आए हैं उनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में जा कर के आप जिला के अनुभव की आवश्यकता नहीं है, आप यह कह सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर पॉलिसी मेकिंग का कार्य होता है। केंद्रीय सचिवालय में पॉलिसी मेकिंग का कार्य होता है, इसलिए जिला अनुभव की आवश्यकता नहीं है। यह एक आलोचना या एक आर्ग्यूमेंट दी गई है टेन्योर सिस्टम के अगेंस्ट में। इसके अलावा एक हम यह देखते हैं कि अत्यधिक निर्भरता दर्शाई गई है, जिसमें सचिवालय का नौकरशाहीकरण जिसे हम कहते हैं, अर्थात ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन कहते हैं। फ्रेंड्स, यह क्या होती है, मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के तहत आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए किसी गांव में एक पानी की टंकी लगवानी है, तो उस पानी की टंकी लगवाने के लिए सबसे पहले जो नोटिस है या फिर इस एप्लीकेशन को ब्लॉक ऑफिस में भेजा जाएगा। ब्लॉक ऑफिस में भेजने के बाद फिर ये डिस्ट्रिक्ट कार्यालय जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कार्यालय के बाद यह राज्य सचिवालय जाएगा, तत्पश्चात वहाँ विभिन्न विभागों में जाएगा। तो एक ही फाइल फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि कितनी जगह पर घूम रही है। तो यह दर्शाता है ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन, अर्थात किसी भी कार्य को पहले करने की जो आवश्यकता होती है, जिसमें हम यह देखते हैं कि डिसीजन लेना है, अर्थात तो वो प्रोसेस जो है वो धीमा हो जाता है, क्योंकि
बल्कि उसमें बहुत अलग-अलग प्रकार के चैनल्स को फॉलो करना पड़ता है। यह एक तर्क दी गई है टेन्योर सिस्टम के अगेंस्ट। देखिए, हालाँकि फ्रेंड्स एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि यह टेन्योर सिस्टम सभी विभागों में लागू नहीं किया गया। कुछ स्पेसिफिक विभाग हैं जिनमें यह लागू किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं विदेश मंत्रालय, इसके अलावा लेखा परीक्षा, ऑडिट, इसके अलावा डाक व टेलीग्राफ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, कस्टम एंड टैक्स डिपार्टमेंट। ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर कार्यकाल प्रणाली लागू है। इसके अलावा फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम यह भी समझेंगे कि कार्यपालिका एजेंसियां क्या होती हैं। कार्यपालिका एजेंसियां अर्थात एग्जीक्यूटिव एजेंसीज, जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव एजेंसीज अर्थात वो एजेंसीज जिनका कार्य होता है पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना। अर्थात देश भर में विभिन्न प्रशासनिक एजेंसियां हैं, मतलब ऐसी बहुत सारी असंख्य प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं जिनका कार्य, जिनका उद्देश्य होता है सरकार की नीतियों को लागू करना। देखिए फ्रेंड्स, आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का कार्य होता है पॉलिसी मेकिंग, ना कि एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज। वैसे ही जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज होती हैं उनका कार्य होता है जो पॉलिसीज ऑलरेडी बन चुकी हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, उन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना अर्थात लागू करना। इन्हें कार्यपालिका एजेंसियां कहा जाता है। अर्थात इनका कार्य यह होता है कि जो सरकार की नीतियां बनाई गई हैं उनको यह जमीनी स्तर पर लागू करें। अर्थात आप यह कह सकते हैं सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन करने का कार्य एग्जीक्यूटिव एजेंसीज करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि एग्जीक्यूटिव एजेंसीज जो होती हैं वह विभिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इनको अलग अलग 6 प्रकार के क्लासिफिकेशंस इनके दिए गए हैं एग्जीक्यूटिव एजेंसीज के। सबसे पहला होता है एक अटैच्ड ऑफिस, जिसे एक संलग्न कार्यालय बोलते हैं। संलग्न कार्यालय का कार्य क्या होता है फ्रेंड्स, जो पॉलिसीज बनी है उन्हें उन अटैच्ड ऑफिस के तहत लागू करना। फॉर एग्जाम्पल द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया है, उनका कार्य है कि नीतियां जो बनाई गई हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड उन नीतियों को लागू करना। इसके अलावा सबऑर्डिनेट ऑफिस, अधीनस्थ कार्यालय। अधीनस्थ कार्यालय फ्रेंड्स क्या होते हैं मैं आपको आज ही के लेक्चर में अगले पार्ट में बताऊंगी कि अधीनस्थ कार्यालय क्या होता है और ये किस प्रकार कार्य करते हैं। आप इसे समझ सकते हैं इंस्पेक्टोरेट ऑफ एक्सप्लोसिव नागपुर में जो है वह एक अधीनस्थ कार्यालय का उदाहरण है। इसके अलावा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो होते हैं वह भी एग्जीक्यूटिव एजेंसी कहे जाते हैं। जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आपने सुनी होगी फ्रेंड्स, कई जगह पे स्थापित की गई हैं, तो उनका वह भी एक प्रकार की एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, अर्थात जिनका कार्य होता है जो पॉलिसी बनी है उन नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करना। इसके अलावा एक ऐसी भी कंपनी होती हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं अंडर द कंपनीज एक्ट, वह भी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज कही जाती हैं फ्रेंड्स। तो इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। उसके अलावा हम यह भी देख सकते हैं कि एक कॉर्पोरेशन या बोर्ड होती है जो इसलिए स्थापित की गई है ताकि एक स्पेशल स्टैट्यूट के तहत स्थापित की गई है, जैसे ओएनजीसी। उसके अलावा टी बोर्ड, आप ये टी बोर्ड या ओएनजीसी ये भी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज के ही उदाहरण है फ्रेंड्स। इसके अलावा एक ऐसी सोसाइटी जो भी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत स्थापित की गई है वह भी एग्जीक्यूटिव एजेंसी कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड आप कह सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स अब मैं आपको बताती हूँ कि कार्यपालिका एजेंसियां और सचिवालय के बीच संबंध क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, आप इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का कार्य होता है पॉलिसी मेकिंग, whereas executive agencies solely responsible for the execution of the policies made by the central secretariat। तो अब फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि सचिवालय और कार्यपालिका एजेंसियां जो होती हैं वो पारंपरिक रूप से नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन के लिए अलग अलग होती हैं और इनका मुख्य कार्य यह होता है, जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, कि सचिवालय जो है वो नीति निर्माण करता है और कार्यपालिका एजेंसियां अर्थात एग्जीक्यूटिव एजेंसीज इन नीतियों का कार्यान्वयन अर्थात उन नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करती हैं। आप देखते हैं फ्रेंड्स कि समय के साथ कार्यपालिका एजेंसियां अर्थात एग्जीक्यूटिव एजेंसीज की संख्या बहुत बढ़ी है पर उनके अधिकार बहुत नहीं बढ़े हैं। जो एग्जीक्यूशन और मेकिंग और एग्जीक्यूशन
एक समान नहीं हो सकते फ्रेंड्स। देखिए जो आप ऐसा भी देखे होंगे कि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो लागू की गई हैं, पर वह एक्चुअल में फंक्शनल नहीं। उसका कारण ये है कि ज़मीनी स्तर पर बहुत अलग-अलग प्रकार के कारण हो सकते हैं जिस वजह से प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। इसलिए कई बार हमें डिस्प्यूट्स या हमें मतभेद देखने को मिले हैं एग्जीक्यूटिव एजेंसीज़ और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के बीच में। हालाँकि ये इस संबंध में तनाव और संघर्ष तो उत्पन्न होते ही हैं, क्योंकि दोनों के कार्यों में स्पष्ट विभाजन नहीं है। ऐसा पूरी तरह से क्लियरली डिफाइन नहीं है कि पॉलिसी मेकिंग, क्योंकि कई बार हमने ऐसा देखा है फ्रेंड्स कि जब आवश्यकता पड़ती है या किसी भी इवेंट या किसी भी ऐसी घटना घटती है, तो उस समय सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्वयं पॉलिसी बनाने के साथ साथ उस नीतियों को लागू करने का भी कार्य करते हैं। तो इसलिए स्पष्ट विभाजन ना होने के कारण संघर्ष हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ प्रमुख पैटर्न हमें देखने को मिले हैं कि जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज होती हैं उनके पैटर्न्स क्या-क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला होता है पूर्ण विलय, कंप्लीट एसिमिलेशन, जिसमें मंत्रालय और जो कार्यकारी विभागों के प्रमुख होते हैं वो एक ही व्यक्ति होते हैं। अर्थात जो मिनिस्ट्री है और जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है उसके जो हेड है वो एक ही व्यक्ति होंगे, और इस पैटर्न का उपयोग उन संगठन के लिए किया जाता है जो संचालनात्मक या वाणिज्यिक कार्य करते हैं। अर्थात जो ऑर्गेनाइजेशनल या कमर्शियल एक्टिविटीज़ या कार्य करते हैं उनके लिए यह होता है। इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं रेलवे बोर्ड और रेलवे मंत्रालय। इसके अलावा इस पैटर्न अधिक दक्षता और त्वरित निर्णय लेने में मदद करता है। अर्थात स्किल्स और डिसीजन मेकिंग, फास्ट डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा सैन्य अधिकारी प्रमुख होते हैं। ये क्या होता है कि मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी कार्यकारी विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात किसी भी मिनिस्ट्री में एक जो सीनियर मोस्ट अधिकारी होंगे वो किसी एक विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। और इस पैटर्न में हम देखते हैं कि नीति निर्माण और कार्यान्वयन दोनों का जिम्मा एक ही व्यक्ति के पास होता है। अर्थात पॉलिसी मेकिंग और एग्जीक्यूशन दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक व्यक्ति के पास होती है। इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं, जैसे कृषि विभाग का अतिरिक्त सचिव खाद्य विभाग के महानिदेशक होते हैं। अर्थात जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो एडिशनल सेक्रेटरी होंगे वह ही खाद्य विभाग के महानिदेशक होते हैं, डायरेक्टर जनरल होते हैं। इसका फ्रेंड्स इस पैटर्न का एक नुकसान यह है कि ये कार्यों के बीच का जो अंतर होता है ना वो मिट जाता है, जिससे जटिलता और जिम्मेदारी का स्पष्ट विभाजन नहीं हो पाता। इसके अलावा एक और पैटर्न है जिसे बोलते हैं विलय कार्यालय। इसका कार्य जिसमें मंत्रालय का कार्यालय और कार्यकारी विभाग के कार्यालय में विलय कर दिया जाता है। अर्थात आप यह कह सकते हैं फ्रेंड्स, मंत्रालय का कार्यालय कार्यकारी विभाग के कार्यालय में विलय कर दिया जाता है। और इस पैटर्न का लाभ यह है कि प्रशासनिक प्रस्तावों की केवल एक बार जांच होती है, केवल एक बार जांच होती है जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रपोजल दिए गए हैं, जिससे मामलों के निपटारों में तेजी आती है। और इसमें इस व्यवस्था से दोनों कार्यालयों के बीच प्रभावी समन्वय अर्थात कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से होता है फ्रेंड्स। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि समान फाइल ब्यूरो एक प्रकार का पैटर्न है जिसमें मंत्रालय और कार्यकारी विभाग के पास अलग अलग कार्यालय होते हैं, लेकिन उनके पास एक समान फाइल ब्यूरो होता है जो दोनों के लिए कार्य करता है। ये पैटर्न जो होता है फ्रेंड्स अधिकारियों को एक दूसरे से सूचनाएं साझा करने की सुविधा देता है, लेकिन कार्यालयों के बीच दोहरी जांच की जो समस्या होती है वो बनी होती है। इसके अलावा एक और है पदेन सचिवालय दर्जा। इसमें ये हम देखते हैं कि कार्यकारी विभाग के जो प्रमुख होते हैं वो ही उन्हें ही विभाग के प्रमुख को सचिवालय दर्जा प्राप्त होता है, जिससे निर्णय प्रक्रिया तेज होती है और प्रशासनिक कार्यों में समय की बचत होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम ये भी देखते हैं कि यह सचिवालय की नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए अर्थात पॉलिसी मेकिंग और एग्जीक्यूशन दोनों के लिए दोनों के सिद्धांत के अगेंस्ट कार्य करता है, क्योंकि इसमें दोनों के कार्यों का मिश्रण होता है। यह है पदेन सचिवालय दर्जा। इसके अलावा एक और पैटर्न हमें देखने को मिला है, वह यह है कि स्वनिर्भर परामर्श अर्थात मंत्रालय और कार्यकारी एजेंसियों के बीच परामर्श पत्रों के माध्यम से अर्थात
सेल्फ कंटेंट जो लेटर्स होते हैं उनके द्वारा होता है। जैसे ऑल इंडिया रेडियो और सूचना मंत्रालय के बीच आप एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, या केंद्रीय और राज्य स्तर पर एक सामान्य पैटर्न है और इसमें मंत्रालय कर्मचारियों के रूप में कार्य करते हैं, जबकि कार्यकारी एजेंसी लाइन के रूप में आप ये कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री इज़ स्टाफ एंड एग्जीक्यूटिव एजेंसी इज़ द लाइन। तो जो हमने लाइन एंड स्टाफ एजेंसी हमने पढ़ा है फ्रेंड्स, उस आधार पे आप कह सकते हैं कि यह स्वनिर्भर परामर्श होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बता रही थी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज़ के क्लासिफिकेशन में सबऑर्डिनेट ऑफिस के बारे में। अधीनस्थ कार्यालय क्या होते हैं? अधीनस्थ कार्यालय सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के विस्तृत निष्पादन हेतु जिम्मेदार एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि सामान्यतः किसी संलग्न कार्यालय के तहत कार्य करते हैं। मतलब जैसे आप नाम से समझ सकते हैं सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट अर्थात इट इज़ रिलेटेड टू मीन्स जो मेन ऑफिस होगी उससे उसके अंडर में ही कार्य करेगी। सबऑर्डिनेट होती है अधीनस्थ, उसके अधीन कार्य करती है। आप यह समझ सकते हैं कि अधीनस्थ शब्द से इस ऑफिस की अर्थ को समझा जा सकता है फ्रेंड्स, जिसे निम्न दर्जा दिया जाता है, जिसके में हम यह देखते हैं कि पे स्केल कम होती है, वेतन जो होता है वह कम होता है, इसमें फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होते हैं, जबकि जो ऑफिसर्स काम कर रहे होते हैं वह बहुत ही स्किल्ड होते हैं, पर उन्हें बहुत ज़्यादा उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं होता है फ्रेंड्स। इसके अलावा ये उनकी जो क्वालिफ़िकेशंस, उनकी जो स्किल्स होते हैं वह काफ़ी अच्छे होते हैं, इनफैक्ट स्किल्ड होते हैं, परंतु इसके बावजूद सचिवालय के समकक्ष, सचिवालय के समान होने के बावजूद कार्य और योग्यताओं उनकी समान होने के बावजूद असंगत रूप से कम दर्जा प्राप्त हुआ है। आप इसे यह समझ सकते हैं, सिंपली यह समझा जा सकता है कि सेम स्किल्स और पोजीशंस होने के बावजूद उन्हें वह दर्जा नहीं प्राप्त है जो सेक्रेटेरिएट में ऑफिसर्स को प्राप्त होता है। इसीलिए क्योंकि यह एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ आज के लेक्चर में आपको समझ आया होगा टेन्योर सिस्टम क्या होता है, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव एजेंसीज़ क्या होती हैं, और इसके अलावा आपको सबऑर्डिनेट ऑफिस के बारे में पता चला होगा फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि यह जो आपका यूनिट 7 रहा है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस, ये आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आया होगा। तब मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। स्वाध्यायः